नमस्कार। क्या मुस्लिम समाज नेतृत्व विहीन हो गया है? क्या मुस्लिम समाज के एक दौर के नेता जो खुद को कौम का रहनुमा समझते थे और कौम के नाम पर अलग अलग राजनीतिक दलों से सौदेबाजी करते थे, आज की तारीख में इर्रेलीवेंट हो गए हैं? क्या मुस्लिम समाज के उन नेताओं की राजनीतिक जो डिमांड है वो अब खत्म हो गई है, या कौम पर से उनकी पकड़ कमजोर हो गई है? आज मैं इन्हीं विषयों पर विस्तार से आपको जानकारी दूंगा और शुरुआत करूंगा आसाम से। आसाम में सक्रिय मुस्लिम समाज के एक प्रमुख नेता जो इत्र के कारोबारी भी हैं, अपनी एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, अलग अलग चुनाव में अलग अलग दलों के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ते रहे हैं। कई बार उनको कामयाबी भी मिली है और कई बार उनको बुरी तरह से हार का भी सामना करना पड़ा है। मैं उन्हीं के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा और उनके साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में मुस्लिम समाज के उन स्वयंभू नेताओं की चर्चा करूंगा जो कि एक दौर में खुद को एक बहुत ही प्रमुख और मजबूत मुस्लिम समाज का रहनुमा होने का दावा करते थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से हो रही है और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से होते हुए यह यात्रा चलेगी। 14 जनवरी से इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और यात्रा की शुरुआत से पहले ही आसाम के एक मुस्लिम समाज के नेता ने दावा किया है कि राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा का राजनीतिक लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा। 2024 में जनता कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगी। आखिर इस मुस्लिम नेता ने ये बयान क्यों दिया है जबकि यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई है? ये भी सच्चाई है कि इस मुस्लिम नेता ने कांग्रेस के साथ इसके पहले अलायंस करके चुनाव भी लड़ा था। तो आखिर क्या मजबूरी आ गई इस मुस्लिम नेता के कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के इम्पैक्ट के बारे में अभी बात करना शुरू कर दी? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से इन नेताओं के मन में किसी तरह की कोई राजनीतिक बेचैनी है, कोई घबराहट है? उनको लगता है कि राहुल गांधी की इस यात्रा के चलते उनके समाज के लोगों का झुकाव भी कांग्रेस की तरफ हो जाएगा और ऐसी स्थिति में उनके नेतृत्व पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा, उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल पर सवाल खड़ा हो जाएगा, इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं। हम सब ने देखा कि ओवैसी से लेकर अजमल तक इन तमाम लोगों ने समय समय पर कांग्रेस पार्टी का विरोध किया और पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए भरपूर मेहनत भी की, लेकिन कई जगहों पर इनको कामयाबी मिली और कई जगहों पर इनकी अपील का असर इनके कौम पर नहीं पड़ा। इसका ताजा उदाहरण तेलंगाना में हुए विधानसभा का चुनाव है। तेलंगाना में हुए विधानसभा के चुनाव में इनके कौम के लोगों ने इनकी अपील को खारिज करते हुए कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवाई। ठीक उसी तरह से आसाम में इनके अपील के विरोध में वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार सत्ता सौंप दी। तो क्या इस तरह के जो पॉलिटिकल ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह के बदलाव दिखाई दे रहे हैं कि इन नेताओं का अपने कौम पर से पकड़ कमजोर होती जा रही है, इन नेताओं की अपील का असर इनके कौम पर नहीं पड़ रहा है और कौम में जागरूकता आ गई है। कौम अपना पॉलिटिकल फैसला अपने मर्जी, अपने विवेक और अपनी इच्छा के अनुसार तय करने लगी है।
इसलिए ये लोग घबराहट में हैं, परेशानी में हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति में इस तरह के नेताओं की भरमार रही है और अलग अलग दौर में इस तरह के नेता कौम के नाम पर राजनीतिक सौदेबाजी करते रहे हैं। चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह का दौर रहा हो, राजीव गांधी का दौर रहा हो, उसके बाद आइए अटल बिहारी वाजपेयी का दौर रहा हो, नरसिंह राव का दौर रहा हो, मनमोहन सिंह का दौर रहा हो। ये अलग अलग दौर में इस कौम के नेताओं ने कौम के नाम पर भरपूर सौदेबाजी की और अपना व्यक्तिगत फायदा लिया। उदाहरण के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह के दौर में दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम मौलाना बुखारी का एक तरह से जलजला था। मौलाना बुखारी से मिलने प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जाया करते थे। इसके अलावा देश के और भी कई पूर्व प्रधानमंत्री मौलाना बुखारी से मिलने, सलाह मशवरा करने जामा मस्जिद जाया करते थे। बीपी सिंह ने तो एक कदम आगे बढ़ के प्रॉफेट मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर सरकारी छुट्टी का भी ऐलान कर दिया। लेकिन धीरे धीरे मौलाना बुखारी का प्रभाव कम होता गया और जब वही मौलाना बुखारी मुलायम सिंह और आजम खां से नाराज होकर एक चुनाव में उनके खिलाफ अपील जारी कर दिए और फतवा जारी करके उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी और आजम खां को हराइए, तो उनका असर उनके कौम के ऊपर नहीं पड़ा और जिन भी क्षेत्रों में मौलाना बुखारी गए उन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी और आजम खां के लोगों को कामयाबी मिली, चुनाव जीते। उनके बेटे ने जब कमान संभाली अहमद बुखारी ने, तो उन्होंने भी कोशिश की कि जो रुतबा, जो दबदबा सीनियर बुखारी साहब के दौर में दिल्ली जामा मस्जिद का था वही बना रहे, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो गया और आज अब दिल्ली की जामा मस्जिद का राजनीतिक में दखलंदाजी का बहुत ज़्यादा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिल रहा। बुखारी के अलावा उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे नेता रहे जिनकी की अपील, जिनकी की हम कह सकते हैं कि भाषणों का उनकी कौम पर बहुत खास असर रहता था। उन्हीं में से एक मौलाना उबैदुल्ला आजमी हुआ करते थे, जिनको बीपी सिंह ने राज्यसभा का मेंबर भी बनाया था और उनकी भाषण, उनकी तकरीर सुनने के लिए लाखों की तादाद में मुसलमान इकट्ठे होते थे। लेकिन आज उबैदुल्ला आजमी राजनीति से हम कहें तो गायब हैं, उनकी कहीं चर्चा भी नहीं होती। कांग्रेस के दौर में भी अहमद पटेल से लेकर गुलाम नबी आज़ाद तक का एक एरा था, एक दौर था और माना जाता था कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी रहे, पार्टी का अध्यक्ष कोई भी रहे, ये दो नेता जो चाहते थे वही होता था और इन दो नेताओं ने अपने राजनीतिक फायदों के लिए, अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी आला कमान से तमाम ऐसे समझौते कराए, तमाम ऐसे फैसले कराए जो फैसले, जो समझौते पार्टी के खिलाफ गए, पार्टी का जनाधार घटाने में सहयोगी साबित हुए। पार्टी का जनाधार घटाने में उन फैसलों का बहुत बड़ा रोल रहा और इन नेताओं पर ये आमतौर पर आरोप लगता है कि इन नेताओं ने अपने फैसलों के जरिए क्षेत्रीय दलों के नेताओं को प्रमोट किया, क्षेत्रीय दलों के नेताओं का जनाधार बढ़ाया और कांग्रेस पार्टी का जनाधार घटाने में इन नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका रही। चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो, उत्तर प्रदेश का मामला हो, बिहार का मामला हो, साउथ इंडिया का मामला हो या नॉर्थ ईस्ट का मामला हो, जितने फैसले अहमद पटेल और गुलाम नबी की सलाह से लिए गए वो ज़्यादातर फैसले कांग्रेस के पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट को प्रभावित करने वाले थे, उनका नुकसान करने वाले थे और उसका लाभ कांग्रेस विरोधी दलों को मिला। गुजरात में तो कहा जाता है कि लंबे समय तक जो बीजेपी की सत्ता
बनी रही, उसमें अहमद पटेल की बहुत बड़ी भूमिका थी। और उसी तरह से देश के अलग अलग राज्यों में भी गैर कांग्रेसी सरकारों को बनवाने, गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों को मजबूत करने में अहमद पटेल और गुलाम नबी आज़ाद की बहुत बड़ी भूमिका थी। और अब जब कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे वक्त में गुजर रही है, तो ये नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ के दूसरे पाले में खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी ने इस तरह के कौम के नाम पर सौदेबाजी करने वाले नेताओं की जो राजनीतिक दुकान थी उसको बंद करवा दिया? क्या नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की जो राजनीति होती थी उस चैप्टर को ही क्लोज करवा दिया, और जिसका नतीजा हुआ कि इस तरह के नेता अपने अपने दलों में इरेलीवेंट हो गए। एक दौर था कि वीपी सिंह से लेके और पीवी नरसिंह राव, मनमोहन सिंह, चंद्रशेखर, राजीव गांधी, तमाम ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री हुए जो कि इस तरह के नेताओं के सामने घुटने टेके रहते थे। मुलायम सिंह यादव ने भी लंबे समय तक इन नेताओं को खुश रखने की कोशिश की, इन नेताओं के साथ तुष्टीकरण का फार्मूला अपनाया। लेकिन आज जब तुष्टीकरण की राजनीति धीरे धीरे खत्म हो गई है देश में, और नरेंद्र मोदी का जो नया भारत का नारा है और सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चलने का दावा किया जा रहा है, तो उस हालत में इस तरह के नेताओं की प्रासंगिकता न केवल कांग्रेस पार्टी में, गैर कांग्रेसी दलों में इरेलीवेंट हो गई है, बल्कि बीजेपी के अंदर भी इरेलीवेंट हो गई। और मुख्तार अब्बास जैसे नेता जो लंबे समय तक मुस्लिम होने के नाते बीजेपी में महत्वपूर्ण पदों पर बने रहे, संगठन से लेकर सरकार तक में, उनको एक झटके से बीजेपी से अलग कर दिया गया, बीजेपी के महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया गया, यहाँ तक कि उनको राज्यसभा में भी नहीं भेजा गया। और नहीं तो उनकी जगह पर कांग्रेस पार्टी के करीबी रहे दो नेता लाए गए, आरिफ मोहम्मद खान और एमजे अकबर। एमजे अकबर जो एक ज़माने में राजीव गांधी के पॉलिटिकल करीबी माने जाते थे, पॉलिटिकल दोस्त माने जाते थे, देश के जाने माने पत्रकार थे, और दूसरे आरिफ मोहम्मद खान जो पहले राजीव गांधी के करीबी माने जाते थे और उसके बाद वीपी सिंह के करीबी माने जाते थे। आज ये दोनों भारतीय जनता पार्टी में। तो क्या अब माना जाए कि देश की राजनीति से तुष्टीकरण की राजनीति का खात्मा हो गया है? क्या ये माना जाए कि मुस्लिम समाज में कौम के नाम पर सौदेबाजी करने वाले नेताओं का दौर खत्म हो गया है, और अब 2024 के चुनाव में भी अजमल, ओवैसी, मदनी और बुखारी सरीखे नेताओं की कोई खास भूमिका नहीं रहेगी, और मुस्लिम समाज भी अपने विवेक, अपना राजनीतिक फायदा नुकसान का आकलन करके राजनीतिक निर्णय लेगा, राजनीतिक फैसला लेगा, और इन नेताओं के अपील, इन नेताओं के फतवे, इन नेताओं के बयानबाजी का असर मुस्लिम समाज के राजनीतिक फैसलों पर नहीं पड़ेगा। नमस्कार, थैंक यू।